यूरोप में राष्ट्रवाद, ये क्लास 10th का सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। तो इसके ऑब्जेक्टिव सवाल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव सवालों पर भी चर्चा होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक है? फ्रांस का। और फ्रांस जो है वो किस महाद्वीप में है? वो है यूरोप में। ये ध्यान रखिएगा, यूरोप महाद्वीप में है फ्रांस। और उसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। अच्छा, दूसरा सवाल है कि नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना। नेपोलियन फ्रांस का शासक बना 1804 में, और कब तक रहा? 1815 तक। तीसरा सवाल है कि नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कब जारी की गई। देखिए, नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना तो उसने अपने एक नियमों का एक श्रृंखला जारी की, जिसे हम लोग कहते थे नेपोलियन संहिता। यानी कि इस संहिता में उसके नियम कानून लिखे गए थे। तो ये इसने जारी की थी 1804 में। अगला सवाल है कि नेपोलियन का अंत किस युद्ध में हुआ। देखिए, नेपोलियन का अंत हुआ, वाटरलू का एक युद्ध हुआ था 1815 में। वाटरलू जो है बेल्जियम में स्थित है, और वो उसी युद्ध के बाद नेपोलियन का अंत हुआ। अगला सवाल है वाटरलू कहाँ स्थित है। तो वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। आगे सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा थी फ्रांस की क्रांति की, जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, उसी में इस नारे को दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चलिए अगला सवाल है कि यूरोप के विभिन्न राजवंशों का देश से सही मिलान करें। यूरोप के विभिन्न राजवंशों का देश से सही मिलान करें। देखिए, तुर्की में जो उस समय राजवंश था वो था ऑटोवन साम्राज्य। उसी तरह से ऑस्ट्रिया में कौन था? हैब्सबर्ग। और फ्रांस में था बुर्बो राजवंश। ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, वियना कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। देखिए, नेपोलियन का जब अंत हुआ 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद, तो उसके बाद ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक, इसी के नेतृत्व में वियना, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, वहीं पर एक सम्मेलन हुआ 1815 में। 1815, ये ध्यान रखिए। अगला सवाल है कि वियना कॉन्फ्रेंस के बाद फ्रांस में फिर किस वंश का शासन आया और वहां का शासक कौन बना। देखिए, वियना कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जो जो बदलाव किया है उन सब बदलावों को खत्म करना था, यानी फिर से पुरातन व्यवस्था को बहाल करना था। तो नेपोलियन से पहले, जब कुछ साल पहले हमने देखा कि वहां पे बुर्बो राजवंश था, तो वियना कॉन्फ्रेंस के बाद फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी गई और शासक बना लुई 18वां। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। देखिए, वियना कॉन्फ्रेंस हुई 1815 में, उसके बाद 1830 और 1848 ये दो बार फ्रांस में फिर से विद्रोह हो गए। तो 1830 का जो विद्रोह था, उस समय वहां का शासक था चार्ल्स दसम। चूंकि लुई 18वें के बाद चार्ल्स दसम शासक बन गया था। बाद में जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस समय वहां का शासक था लुई फिलिप। ये दोनों को ध्यान रखिएगा नाम। 1830 में चार्ल्स दसम और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक है लुई फिलिप। अगला सवाल है कि इटली का एकीकरण कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का एकीकरण 1861 में, 1861 में, चूंकि इटली कई सारे राज्यों में बटा हुआ था, तो उसमें जो सबसे बड़ा राज्य था वो था सार्डिनिया पीडमोंट। तो इसी राज्य के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया, जिसका शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय, और प्रधानमंत्री था काउंट कैमिलो द काबूर। तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इटली का स्पंदित हृदय किसे कहा जाता है। इटली का स्पंदित हृदय, इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसका नाम था ज्यूसेपे मैत्सिनी। ज्यूसेपे मैत्सिनी,
तो उसी को कहा जाता था इटली का स्पंदित हृदय। दो संगठन थे, एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप। तो इनकी स्थापना किसने की थी? देखिए, ज्यूसेपे मैत्सिनी जो था, ये काफी क्रांतिकारी विचार का था और इसने लोगों में क्रांतिकारी विचार कैसे पैदा की जाए, ठीक ना, लोगों को एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में कैसे योगदान देना है, इन सब के लिए उसने एक गुप्त संगठन बनाया ताकि लोगों को उसके लिए ट्रेंड किया जा सके। तो उसका एक संगठन का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप, जिसकी स्थापना की गई 1831 में और यंग यूरोप की स्थापना की गई 1833 में। जगह था बर्न और इसकी स्थापना की गई थी मर्सेई, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल था कि स्वयं सेवकों के समूह रेड शर्ट्स की स्थापना किसने की थी? देख, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है एक तो मैत्सिनी का ना, उसके बाद एक था व्यक्ति, उसका नाम था गैरीबाल्डी। ठीक, इन दोनों का बड़ा योगदान है। शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय और वहां का प्रधानमंत्री काउंट कैमिलो काबूर का योगदान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये दो क्रांतिकारी हैं, इनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है। तो गैरीबाल्डी ने स्वयंसेवकों का एक ग्रुप बना दिया था जिसे हम लोग बोलते थे रेड शर्ट्स। तो इसको याद रखिएगा कि रेड शर्ट्स की स्थापना किसने की? गैरीबाल्डी। अब देखिए, गैरीबाल्डी जो था ना, वो एक महान देशभक्त था और साथ ही साथ वो पेशे से नाविक था। ये सवाल पूछा हुआ है कि पेशे से क्या था। देखिए, अगला सवाल है कि यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष कब शुरू हुआ? देखिए, यूरोप में एक देश है यूनान, और यूनान जो है उस समय तुर्की में एक राजवंश था, ऑटोमन राजवंश, उसी के अधीन वो था। तो वहां पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी और लोग तुर्की से स्वतंत्र होना चाह रहे थे। तो उसकी स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हो गई 1821 में और ये काफी लंबा संघर्ष चला। और उसके बाद 1832 में इटली जो है 1832 में यूनान जो है उससे स्वतंत्र हो गया। एक संधि हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। आगे सवाल आएगा, ठीक ना। और देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में एक अंग्रेज कवि था जिसने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसका नाम था लॉर्ड वायरन। बाद में उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी यूनान में। तो ये भी सवाल पूछा हुआ था। देखिए, ये सवाल फिर से आ गया कि यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष का अंत और यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस संधि के द्वारा दिया गया? 1832 के कुस्तुनतुनिया की संधि, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण कब और किस राज्य के नेतृत्व में किया गया? जर्मनी का एकीकरण वहां के सबसे बड़े राज्य, उसका नाम था प्रशा। तो प्रशा के नेतृत्व में किया गया। क्योंकि जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था, तो उसका जो सबसे बड़ा राज्य था प्रशा, उसने नेतृत्व किया और बाद में वहां का शासक विलियम प्रथम और प्रधानमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में परिणत हुआ 1871 में। अगला सवाल है कि रक्त एवं लौह की नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए किसे जाना जाता है? देखिए, ऑटोमन बिस्मार्क जो है काफी सख्त मिजाज था और उसी की ये नीति थी, रक्त एवं लौह की नीति। अगला सवाल है कि इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? देखिए, इटली का बिस्मार्क कहा जाता था काउंट कैमिलो द काबूर को। जनरली हम लोग उपमा देते हैं, अगर मान लीजिए कोई मकान बहुत सुंदर है तो हम लोग नहीं बताते हैं कि देखो ये ताजमहल है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे बहुत फेमस रहा हो, तो उस व्यक्ति के सेम स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति किसी देश में है तो हम लोग उसकी तुलना उससे करते हैं। तो जैसे हम लोग ने बोला कि इटली का बिस्मार्क, यानी कि इटली का भी वो व्यक्ति जो बिस्मार्क के जैसा ही कार्य किया हो। तो वो कार्य इटली में किसने किया था? काउंट कैमिलो द काबूर, वो भी वहां का प्रधानमंत्री था, सार्डिनिया पिडमोंट का। अब उसी तरह से देखिए, सवाल पूछा था कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? तब भारत का बिस्मार्क कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने भी देश के एकीकरण में उसी तरह से भूमिका निभाई थी। कई सारे राज्यों को इन्होंने देश में शामिल करवाया था, इसलिए इन्हें भी कहा जाता था भारत का बिस्मार्क। अगला सवाल है कि फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। दो प्रसिद्ध कथन है, एक, यदि फ्रांस छींकता है
तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? ये एग्जाम में सवाल भी आया है, ये ध्यान रखिएगा। ये है ड्यूक मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो देश हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दो अलग अलग देश हैं। लोग कंफ्यूज करके ऑस्ट्रेलिया कहने लगते हैं। तो ड्यूक मैटरनिक कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। देखिए अगला सवाल है, एक कथन और था कि ज्यूसेपे मैत्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यह कथन किसका है? यह कथन भी ड्यूक मैटरनिक का ही है। ये दोनों कथन आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला, यदि फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन। और दूसरा, ज्यूसेपे मैत्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये दोनों कथन किसका है? ड्यूक मैटरनिक का। चलिए अगला सवाल है कि जर्मेनिया किसका प्रतीक थी? तो ये एक नारी रूप था, जिसे एक प्रतीक के रूप में माना गया कि जर्मन राष्ट्र का ये प्रतीक है। तो जर्मेनिया किसका प्रतीक है? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। उसी तरह से एक प्रतीक था मारियाना, ये भी एक लेडीज का ही रूप है। तो ये भी माना गया किसका? फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया जर्मन का और मारियाना फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतीक। फिर देखिए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनका अपना अपना अर्थ है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछ देता है। जैसे देखिए पहला, टूटी हुई बेड़ियां। टूटी हुई बेड़ियां जो है आजादी को दर्शाती है, तो इसका अर्थ क्या होगा? आजादी मिलने का प्रतीक। दूसरा है बाज छाप वाला कवच। तो बाज छाप वाला कवच जो है जर्मन समुदाय का प्रतीक चिन्ह था। तीसरा है बलूत पत्तियों का मुकुट, ये था वीरता का प्रतीक। बलूत पत्तियों का मुकुट किसका है? वीरता का। तलवार, तलवार दर्शाया जाता है मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है ये। अच्छा, अगर वही तलवार पे जैतून की डाली लपेट दी जाएगी तो इसका मतलब होता है कि शांति की चाह। देखिए तलवार मुकाबला, लेकिन तलवार पर जैतून लपेट दी गई है तो शांति की चाह का प्रतीक है। अगला सवाल है लाल, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था जिसमें ये कलर था, काला, लाल और सुनहरा। अगला सवाल है कि उगते सूरज की किरणें। देखिए सूरज, उगते सूरज की किरणें जो है एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उगते सूरज की किरणें एक नए युग की शुरुआत, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बाल्कन प्रदेश के मूल निवासियों को किस नाम से जानते थे? उनको मूल निवासियों को जानते थे स्लाव। बाल्कन प्रदेश यूरोप में है। मैप में अगले जब सब्जेक्टिव सवाल बताएंगे आपको तो उसमें इसकी जिक्र करेंगे। अगला है कल्पनादर्श, यानी यूटोपिया क्या है? देखिए यूटोपिया का अर्थ होता है कि हम एक ऐसी कल्पना कर लें जिसे साकार रूप देना संभव न हो। जैसे हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर लें जिसमें कोई गलत ही ना हो, हर चीज सही सही हो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कल्पनादर्श या यूटोपिया का मतलब क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ठीक। अगला सवाल क्या है? निरकुंसवाद। देखिए एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, यानी कोई रोक टोक न हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निरंकुशवाद। अगला सवाल है कि अर्नेस्ट रेनन कौन था? ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसने राष्ट्र के संबंध में कि राष्ट्र क्या है, ठीक ना, क्या विचार इसने प्रस्तुत किया था। देखिए अगला सवाल है कि हंगरी में अधिकतर लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? तो हंगरी में जो लोग भाषा बोलते थे वो था मैग्यार। अगला सवाल है एले। एले क्या है? एले जो है ये कपड़ा नापने का एक पैमाना था। अगला सवाल था कि जोल्वेराइन क्या है और इसका गठन कब किया गया? तो जोल्वेराइन जो है एक शुल्क संघ था जिसका निर्माण किया गया था 1834 में। वहां का जो सबसे बड़ा राज्य था जर्मनी का, प्रसा, उसने ही पहल की थी। कारण क्या था कि जर्मनी कई सारे राज्यों में विभाजित था और वहां पे व्यापार करने में काफी कठिनाई हो रही थी। व्यापारी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो वहां पे उसे अलग अलग टैक्स देना होता था। कई तरह के माप तौल की इकाई अलग अलग थी जिसके कारण व्यापार करने में काफी कठिनाई हो रही थी। तो उन लोगों ने मिलकर एक संघ बना लिया और उससे फायदा ये हुआ कि कई तरह के जो शुल्क लगते थे उनको खत्म कर दिया गया
और इससे व्यापार में सहूलियत हुई। देखिए अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब और कहां हुआ था। फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी का एक शहर है, वहीं पे एक संसद का आयोजन किया गया, वहां पर चुनाव हुआ 39 राज्यों में और 831 लोग चुनाव जीतकर आए थे। उसके बाद संसद का आयोजन किया गया, तो चूंकि फ्रैंकफर्ट शहर में किया गया था इसीलिए इसका नाम पड़ा था फ्रैंकफर्ट संसद, और ये तारीख थी 18 मई 1848। लेकिन ये संसद ज्यादा दिन चल नहीं पाया क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था और जो वहां पे जो राजाओं के अंडर में काम कर रहे थे वो चाह नहीं रहे थे कि ये प्रतिनिधियों के अंडर में उन्हें काम करना पड़े, क्योंकि संसद क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राजा तो अपनी मनमानी कर रहा है, तो वो कभी चाहेगा ही नहीं कि जनता के अधीन रह के हम काम करें। इसीलिए ये जो संसद जो है चल नहीं पाया ज्यादा। साथ ही साथ मध्यम वर्ग जो है वो जो नीचे का वर्ग था उनकी समस्याओं को भी सही से सुन नहीं रहे थे, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता भी घट गई और 18 जून 1849 को इसे भंग कर दिया गया। देखिए इसमें एक और सवाल था कि ये जो फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण किया गया था, इसमें ये था कि संसद तो निर्माण हो ही गया है, साथ ही साथ देश का शासन चलाने के लिए किसी एक राजा को चुन लिया जाएगा जो उस संसद के अधीन कार्य करेगा। तो इस कार्य के लिए जो है जो प्रसा का शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसको चुना गया था, लेकिन इसने फ्रैंकफर्ट संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने से मना कर दिया। और इस प्रकार ये करीब 28-30 सवाल जो भी हैं इन पे हम लोगों ने चर्चा की, इन्हें आप कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव सवाल का भी काफी महत्व है। आप दो तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए और दूसरा फिर सब्जेक्टिव सवालों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये सवाल उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जो कि सोशल साइंस से संबंधित जो टीजीटी का एग्जाम होता है, अगर वो देना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को काफी अच्छे से देखें, ताकि ऑब्जेक्टिव सवाल उसमें पूछता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इसमें विभिन्न सवालों पे हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। क्लास 10th 9th चाहे जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी लगातार वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।